दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे के सामने भारतीय मतदाताओं ने बीजेपी को 240 पर रोक दिया। आज सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की बन गई हो, लेकिन वो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दो पहियों से, दो बैसाखियों से ये सरकार चल रही है। अब नरेंद्र मोदी ये नहीं कह सकते कि एक अकेला सब पर भारी है। नरेंद्र मोदी की इस हार में जिन दो राज्यों का बड़ा योगदान है, उसमें से एक उत्तर प्रदेश है और दूसरा महाराष्ट्र। दोनों ही राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, माने उत्तर प्रदेश में भाजपा योगी आदित्यनाथ की सरकार है और महाराष्ट्र में शिवसेना के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो प्रकारांतर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें अजीत पवार भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में जहां 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, 33 सीटों पर समेट दिया उत्तर प्रदेश के लोगों ने। वहीं महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं, उसमें से केवल 17 सीटें एनडीए के खाते में आई। बीजेपी के पास तो सिर्फ 9 सीटें। ये दोनों ही राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उसके पीछे सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी नहीं है। इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र की चर्चा करूंगा और इसकी भी बात करूंगा कि महाराष्ट्र अब एक बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए बनने जा रहा है। ये सरकार कितने दिन चलेगी, कब तक टिकेगी, ये महाराष्ट्र के ऊपर है। महाराष्ट्र में कुछ खेला होने जा रहा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी केवल 9 सीटों पर सिमट गई, एनडीए 17 सीटों पर सिमट गया। उसके पीछे के कई कारण हैं। पहला बड़ा कारण तो यह है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से महाराष्ट्र से कंपनियों को निकाल करके गुजरात में शिफ्ट कर दिया, यानी जो महाराष्ट्र की प्रॉस्पर्टी है, जो वाणिज्यिक राजधानी मुंबई है, वहां से कंपनियां निकाल करके गुजरात शिफ्ट कर दी, तो जो रोजगार है वो रोजगार तो फिर गुजरातियों को मिलेगा या गुजरात में जो प्रवासी हैं उनको मिलेगा। महाराष्ट्र के लोगों को, मराठी लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। ये एक अदावत चल रही थी और मराठी लोग बड़े शान वाले माने जाते हैं, आन बान वाले माने जाते हैं। उनके साथ जो नरेंद्र मोदी ने किया, उसका भी बदला इस चुनाव में दिखाई पड़ा। दूसरा एक बड़ा मेजर कारण था कि जिस तरह से बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने शिवसेना को ब्रेक किया, एनसीपी को तोड़ा। शिवसेना उद्धव ठाकरे की, पहले तो वो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जून 2022 में उसको अपदस्थ किया गया, उस सरकार को ब्रेक किया गया। शिवसेना को एकनाथ शिंदे के लीडरशिप में हाईजैक कर लिया गया। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हुए, उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद अजीत पवार को भी तोड़ लिया गया। अजीत पवार ने चाचा से बगावत की और एनसीपी पर कब्जा कर लिया और महायुति की सरकार बन गई। ये सरकार दरअसल बनी थी लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन वो शिवाजी महाराज की जमीन है और गद्दारी को लोग वहां पसंद नहीं करते। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने हमारे पीठ में छुरा घोंपा है और इन गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। जब से उनकी सरकार गई है, उसके बाद लगातार एक उद्धव ठाकरे और उनके जो बेटे हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। उसमें पहला ही सवाल ये हो रहा है कि क्या इन गद्दारों को बख्शा जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि नहीं, क्योंकि शिवाजी महाराज के साथ जो हुआ था, जो गद्दारी हुई थी, और गद्दारी का उन्होंने कैसे अफजल खान से बदला लिया था, वो मराठी इतिहास का एक स्वर्णिम पन्ना है। तो इस चुनाव में गद्दारों को हराया गया। शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे हैं, उनकी पार्टी को हराया गया। एनसीपी के अजीत पवार तो केवल 1 सीट पर सिमट गए। कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा बेनिफिट हुआ, 30 सीटें जीत करके आई महाविकास आघाड़ी।
ये महाराष्ट्र अब नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। परसों एक बयान दिया उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी जी आदेश करें तो इस सरकार को हम गिरा देंगे। माने ये सरकार जिन बैसाखियों पर है, बैसाखियों को खींचने का मादा महाराष्ट्र के लोग रखते हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना रखती है। और ये सरकार का जो हनीमून पीरियड चल रहा है, ये कितने दिन का होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र ने यह तय कर लिया है कि इस सरकार को हम चलने नहीं देंगे। हौसले बुलंद हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के शरद पवार अपने तय सक्रिय हैं, वो एक नया काम कर रहे हैं। इधर संजय राउत हो या प्रियंका चतुर्वेदी हो, आज भी उन्होंने कहा कि स्पीकर के पद को लेकर के हमारा ये सुझाव है कि नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, ये अपने प्रत्याशी उतारें। माने अगर चंद्रबाबू नायडू अपना प्रत्याशी उतारते हैं तो हम समर्थन करेंगे, पूरा इंडिया अलायंस समर्थन करेगा उनके स्पीकर के लिए। जीएमसी बालियोगी पहले रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय स्पीकर। हालांकि डी पुरंदेश्वरी के जरिए चंद्रबाबू नायडू को घेरने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम है कि अगर स्पीकर बीजेपी का हुआ तो नीतीश कुमार की भी पार्टी जाएगी और चंद्रबाबू की भी पार्टी जाएगी। फिर नरेंद्र मोदी उसी तरह से सरकार चलाएंगे जैसे वो चलाते रहे अभी तक। संजय राउत ने बड़ी शिद्दत और बड़ी हिम्मत के साथ बोला है कि स्पीकर उन्हें अपना चुनना चाहिए और हम भी उनके साथ खड़े हैं। ये जो चुनौती आ रही है महाराष्ट्र से, उद्धव ठाकरे ने, उनकी शिवसेना ने, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, प्रियंका चतुर्वेदी ने तो कमर कस ली है कि हम इस सरकार को छोड़ेंगे नहीं। और ये जो दगाबाजी हुई है महाराष्ट्र के साथ, जो गद्दारी हुई है, जो वहां की प्रॉस्पर्टी को निकाल करके गुजरात में शिफ्ट किया जा रहा है, वो उसको भुला नहीं पाए हैं। और महाराष्ट्र की जनता ये ने तो रिजेक्ट किया है नरेंद्र मोदी को। वो चाहते हैं कि ये सरकार रिजेक्ट हो। शरद पवार अपने ढंग से काम कर रहे हैं। बीच में तो खबर ये आ रही थी कि एकनाथ शिंदे के जो सांसद हैं, 7 सांसद चुने गए हैं, उसमें अधिकांश सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। और जो अजीत पवार के एक सांसद हैं, उनको तो शरद पवार कभी भी लेके जा सकते हैं। तो महाराष्ट्र ने एक तरह से कमर कस ली है नरेंद्र मोदी की सरकार को सबक सिखाने के लिए और उस सरकार को अपदस्थ करने के लिए, उस बैसाखियों को खींचने के लिए और इस सरकार को गिराने के लिए। और इसलिए वो कह रहे हैं कि जब भी राहुल गांधी कह दें कि इस सरकार को गिराना है, ये सरकार गिर जाएगी। ये सरकार स्थायी नहीं है। इस सरकार की जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को महाराष्ट्र बखूबी समझता है और इसलिए बहुत जल्दी ही इसका पटाक्षेप होगा। 26 तारीख को स्पीकर का जब चुनाव होना है, राष्ट्रपति महोदया ने उसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अगर बीजेपी अपना स्पीकर ओम बिरला के रूप में उनको कैंडिडेट बनाती है तो जाहिर तौर पर यह बगावत होगी। और टीडीपी अपना अगर प्रत्याशी लाती है तो इंडिया अलायंस पूरा समर्थन करेगा। ठीक वैसे ही जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो पहले ही मांगा है कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने, कि डिप्टी स्पीकर जो एक परंपरा है भारत के संसद की, वो होना चाहिए विपक्ष के पास। अगर आप नहीं देते हो तो फिर हम दोनों ही पदों के लिए अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका महाराष्ट्र अदा करने जा रहा है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार अदा करने जा रहे हैं और यही बात उनके प्रवक्ता संजय राउत कह रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं। तो रास्ता आसान नहीं होने जा रहा है नरेंद्र मोदी का। उन्हें जो ताज मिला है वो फूलों की सेज नहीं है, वो कांटों का तेज है, ताज है। वो इतना आसान नहीं होगा इस बार सरकार चलाना, क्योंकि बैसाखियों के सहारे आप चैन की नींद नहीं पा सकते। इटली तो जा सकते हैं, लेकिन इतना आसान सरकार चलाना नहीं होगा। शुक्रिया।